हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बॉडी आर्ट से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा एचयू का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। ये नए सिलेबस को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए एचयू के प्रैक्टिस सेट की, तो ये प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही इसके साथ करंट अफेयर्स के नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बात की जाए एचयू की क्लासेस की, तो ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मंडे टू सैटरडे ये क्लास आपकी चलती है दोपहर 1 बजे। एचयू के नाम से फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो अभी तक जितनी भी क्लासेस एचयू की हुई हैं वो आपको एक जगह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 25 प्रश्न हो गए थे बॉडी आर्ट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, और ये बॉडी आर्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोर्डिया करके लिखा है तो बोर्डियो से कंफ्यूज नहीं होंगे, बॉडी आर्ट है। ठीक है, बॉडी आर्ट है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। बॉडी आर्ट के अनुसार आधुनिक उपभोक्ता मुख्य रूप से क्या खरीदता है? ऑप्शन है वस्तुएं, आवश्यकताएं, प्रतीक और अर्थ, कच्चा माल। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका प्रतीक और अर्थ हो जाएगा। ठीक है, प्रतीक और अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा था उत्तर आधुनिक समाज। ठीक है, बोडिलार्ड कहते हैं उत्तर आधुनिक समाज उपभोग पर आधारित समाज है। उत्तर आधुनिक समाज को इन्होंने कहा है उपभोग पर आधारित समाज है। इसमें वस्तुओं का, ठीक है, वस्तुओं का उपभोग ना होकर किसका उपभोग होता है? संकेतों का। ठीक है, संकेतों का, प्रतीकों का उपभोग होता है। तो यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग पर आधारित समाज किसने कहा है? बोडिलार्ड ने कहा है। बोडिलार्ड कहते हैं उत्तर आधुनिक समाज में व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग न करके संकेतों का उपभोग करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी प्रतीक और अर्थ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए बोडिलार्ड का कोड से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए क्या कह रहा है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ऑप्शन बी सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों की वह व्यवस्था जो तय करती है कि कौन से प्रतीक का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन सी है कानूनी किताब, या फिर ऑप्शन डी गुप्त संदेश। बोडिलार्ड के अनुसार कोड का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों की वह व्यवस्था जो यह तय करती है या निर्धारित करती है कि कौन से प्रतीक का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कार्ल मार्क्स और बोडिलार्ड के विचार में मुख्य अंतर क्या है। देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है? मार्क्स उत्पादन को केंद्र में रखते हैं जबकि बोडिलार्ड उपभोग और प्रतीकों को। विकल्प बी कह रहा है मार्क्स धर्म की बात करते हैं, बोडिलार्ड नहीं करते। ऑप्शन सी बोडिलार्ड क्रांति का समर्थन करते हैं, मार्क्स नहीं। या फिर ऑप्शन डी में इनमें से कोई भी अंतर नहीं है। मार्क्स और बोडिलार्ड के विचार में मुख्य अंतर क्या है, क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर मार्क्स उत्पादन को केंद्र में रखते हैं जबकि बोडिलार्ड उपभोग और प्रतीकों के
प्रतीकों को केंद्र में रखता है। आपको कई बार बताया गया है ना। मार्क्स का क्या कहते थे कि जो समाज है, सोसाइटी है, उनका एक स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा, अक्सर एग्जाम से पूछ लिया जाता है, अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है। उनका मार्क्स का कहना था कि उत्पादन की जो प्रणाली है उससे समाज संचालित होता है। ठीक है, समाज उत्पादन प्रणाली से संचालित होता है, ये मार्क्स कहते थे, है ना। अधोसंरचना में परिवर्तन संरचना में परिवर्तन लाता है। अधोसंरचना में उत्पादन के साधन पद्धतियों की बात करते हैं, और अधिसंरचना में समस्त समाज की जो संस्थाएं हैं, सोशल स्ट्रक्चर है आपका, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाएं, ये सभी आते हैं। तो इनका कहना था अधोसंरचना में परिवर्तन समस्त समाज में परिवर्तन लाता है, अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करता है। यानी कि जो उत्पादन समाज को उत्पादन की जो सोसाइटी है वो क्या है, ये उत्पादन की प्रणाली से संचालित होता है। तो वहीं पर अगर हम जब बोर्डियो की बात करते हैं तो उनका क्या कहना था कि जो उत्तर आधुनिक समाज है वह उपभोग और प्रतीकात्मक व्यवस्था से संचालित होता है। याद रखेंगे, उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग और प्रतीकात्मक व्यवस्था से संचालित बताया है बोडिलार्ड ने। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। वेबलिन के दिखावटी उपभोग के विचार को बोडिलार्ड ने किस अवधारणा में विस्तारित किया? वर्ग संघर्ष, प्रतीक मूल्य और कोड, श्रम विभाजन, यांत्रिक एकजुटता यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, वर्ग संघर्ष की बात किसके द्वारा की गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। कार्ल मार्क्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। श्रम विभाजन की बात की जाए तो इससे जुड़ जाएंगे आपके दुर्खिम। ठीक है, यांत्रिक एकजुटता में भी आपका यहाँ पर दुर्खिम का नाम आएगा। यहाँ पर प्रतीक मूल्य और कोड होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। बोडिलार्ड के अनुसार क्या उपभोग व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं से संचालित होता है? ऑप्शंस देखिए, विकल्प ए कह रहा है हाँ पूरी तरह, ऑप्शन बी नहीं, यह कोड और सामाजिक व्यवस्था द्वारा संचालित होता है, ऑप्शन सी कह रहा है यह केवल जैविक आवश्यकताओं पर निर्भर है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर यह कोड और सामाजिक व्यवस्था द्वारा संचालित होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोडिलार्ड का ये भी कहना था कि जो उपभोक्ता की इच्छाएं होती हैं, ठीक है, उपभोक्ता की जो इच्छाएं होती हैं वो स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि जो मीडिया और जो विज्ञापन है उनके द्वारा यह तय होती हैं। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे, बोडिलार्ड कहते हैं उपभोक्ता की जो इच्छाएं होती हैं वे स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि यह विज्ञापन और मीडिया के द्वारा उन्हें निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा बोडिलार्ड ने किससे प्रभावित होकर विकसित की है? तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स हैं, मार्शल मॉस है, उनकी जो पुस्तक जो थी ना, द गिफ्ट का जो सिद्धांत दिया था, द गिफ्ट इनकी पुस्तक भी है, इमैनुअल कांट है, और मैक्स वेबर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक विनिमय। ठीक है, अच्छा एक आपको याद आ रहा होगा, प्रतीकात्मक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी या संपत्ति, तो इसकी बात किसके द्वारा की गई थी? बोर्दियो के द्वारा की गई थी, है ना। यहाँ पर बोडिलार्ड से संबंधित हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने सिंबॉलिक एक्सचेंज की बात की है। यहाँ पर क्या है? सिंबॉलिक कैपिटल है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका मार्शल मॉस हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ पुस्तक के लेखक कौन है? बोडिलार्ड, माइकल फूको, लेविस्ट्रॉस, रोला बार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोडिलार्ड, फूको, लेविस्ट्रॉस, रोला बार्थ यहाँ पर ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी पुस्तक है? बोडिलार्ड की है। ठीक है, बोडिलार्ड की है, 1976 में ये इनकी आती है। इसके अलावा इनके अन्य पुस्तकों की बात की जाए तो एक पुस्तक आपकी हो जाएगी द सिस्टम,
द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएगी, जो कि आपकी 1968 में आती है। फिर इसके अलावा एक पुस्तक आपकी हो जाएगी द कंज्यूमर सोसाइटी, ठीक है, मिथ्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपकी आती है 1970 में, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये आपकी कब आती है? 1970 में, 1970 में आती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ 1976 में आएगी आपकी, ठीक है। और द कंज्यूमर सोसाइटी मिथ्स एंड स्ट्रक्चर 1970। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बोडिलार्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। बोडिलार्ड के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था किस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती और उससे डरती है? मशीनों से, प्रतीकात्मक विनिमय और मृत्यु से, केवल हड़तालों से, या फिर करों से? यहाँ पर क्या होगा? बोडिलार्ड के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था किस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती और उससे वह डरती है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक एक्सचेंज, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बी आपका यहाँ पर सही है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेकेंड, वॉइस आ रही है? ओके, चलिए देखिए, बोडिलार्ड के अनुसार समकालीन समाज में आवश्यकताएं कैसे उत्पन्न होती हैं? ऑप्शंस देखते हैं। वे प्राकृतिक और जैविक होती हैं। बी कह रहा है वे उत्पादन और विज्ञापन प्रणाली द्वारा निर्मित की जाती हैं। ऑप्शन सी, वे ईश्वर द्वारा दी जाती हैं। ऑप्शन डी, वे कभी बदलती नहीं हैं। बोडिलार्ड के अनुसार समकालीन समाज में आवश्यकताएं कैसे उत्पन्न होती हैं? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर वे उत्पादन और जो विज्ञापन प्रणाली है उनके द्वारा निर्मित की जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर आधुनिक समाज में अगर हम बात करें, जो नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक नहीं होती हैं, ठीक है। वे प्राकृतिक नहीं होती हैं, बल्कि सिस्टम के द्वारा उन्हें निर्धारित किया जाता है ना, विज्ञापन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है, बोडिलार्ड का फैसिनेशन और स्पेक्टिकल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस देख लेते हैं। मीडिया और विज्ञापन द्वारा पैदा किया गया सम्मोहन, वैज्ञानिक अनुसंधान, राजनीतिक रैलियां, या फिर धार्मिक अनुष्ठान? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीडिया और विज्ञापन द्वारा पैदा किया गया सम्मोहन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। उस वस्तु से रिलेटेड जो दृश्य मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा होता है या विज्ञापन के द्वारा जो दिखाया जा रहा होता है, उससे व्यक्ति उस वस्तु को, ठीक है, जो व्यक्ति वस्तु ले रहा है उसके अर्थ को नहीं समझता कि वो यूजफुल कितनी है, कितनी नहीं है। इससे ना समझ करके जो वो वहां पर फेक जो एक तरीके से दिखाया जाता है, उसके प्रति क्या होता है? व्यक्ति आकर्षित होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। बोडिलार्ड ने किस अवधारणा के माध्यम से आधुनिक विज्ञापनों का विश्लेषण किया? सामाजिक गतिशीलता, मिथ और प्रतीक प्रणाली है, श्रम मूल्य है, उद्विकास यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अब सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका मिथ और प्रतीक प्रणाली होगा। बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बोडिलार्ड के अनुसार फैशन का समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस है। कपड़ों की उपयोगिता, निरंतर परिवर्तन और प्रतीकों का खेल जो वर्ग भेद बनाए रखता है, या फिर केवल ठंडे मौसम से बचाव, आर्थिक समानता यहाँ पर दिया गया है।
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर निरंतर परिवर्तन और प्रतीकों का खेल जो वर्ग भेद को बनाए रखता है। यहाँ पर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फैशन का उपयोगिता से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं होता, ये केवल मात्र प्रतीकों की जो निरंतरता है, ठीक है, और उसमें जो निरंतर बदलाव हो रहे हैं, एक तरह से सामाजिक जो उनका सोशल स्टेटस है उसको दिखाने का एक ये क्या है, नजरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फैशन का जो उपयोगिता से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, बोडिलार्ड ने किसकी आलोचना की है? पूंजीवाद की, मार्क्सवादी अर्थशास्त्र की है, मैक्स वेबर की है, या फिर एडम स्मिथ की है? द मिरर ऑफ प्रोडक्शन इस पुस्तक में किसकी आलोचना की है? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा मार्क्सवादी अर्थशास्त्र की, ठीक है। मार्क्सवादी अर्थशास्त्र की है। ये कहते हैं बोडिलार्ड कि जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सवाद है, वह भी पूंजीवाद की ही तरह उत्पादन के विचारों में फंसा हुआ है। मार्क्सवाद और पूंजीवाद दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, याद रखें। मार्क्सवाद प्लस पूंजीवाद दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसका कहना है? बोडिलार्ड का पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं, बुक इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज का मुख्य चरित्र क्या है? उत्पादन केंद्रित, सूचना और प्रतीक केंद्रित, कृषि केंद्रित, धर्म केंद्रित। यहाँ पर दिया गया है बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज का मुख्य चरित्र क्या है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूचना और प्रतीक केंद्रित, ठीक है, सूचना और प्रतीक केंद्रित, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं आधुनिक समाज की, ठीक है, आधुनिक समाज और एक आपका आएगा उत्तर आधुनिक समाज। तो जब हम आधुनिक समाज की बात करते हैं तो आधुनिक समाज उत्पादन पर आधारित है, ठीक है, उत्पादन पर आधारित समाज है ये। वहीं पर अगर हम उत्तर आधुनिक समाज की बात करते हैं तो यह किस पर केंद्रित है समाज? आपके जो इंफॉर्मेशन हो गई, सूचना है, मीडिया इसमें आ जाएगा, और प्रतीकों के उपभोग पर, प्रतीकों के उपभोग पर आधारित समाज है ये, ठीक है। तो आधुनिक समाज उत्पादन पर आधारित समाज है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर आधुनिक समाज सूचना, मीडिया और प्रतीकों के उपभोग पर आधारित समाज है। यहाँ पर सूचना और प्रतीक केंद्रित होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अमेरिका नामक यात्रा वृत्तांत पुस्तक में बोडिलार्ड ने अमेरिकी समाज को किस रूप में चित्रित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र, एक जीवंत हाइपर रियलिटी और मरुस्थल का देश, एक साम्यवादी समाज, या फिर एक तकनीकी रूप से पिछड़ा समाज? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, एक जीवंत हाइपर रियलिटी और मरुस्थल का देश। बोडिलार्ड कहते हैं अमेरिका एक ऐसा समाज है जहां पर सिमुलेशन और जो हाइपर रियलिटी है ये अपनी चरम व्यवस्था पर, चरम सीमा पर पहुंच गई है, और एक तरह का ये क्या है, एक सांस्कृतिक मरुस्थल जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना किसका था? बोडिलार्ड का कहना था कि अमेरिका एक ऐसा समाज है जहां पर जो सिमुलेशन है, हाइपर रियलिटी, अति यथार्थता है, वह अपनी चरम सीमा पर है, और यह एक कैसा प्रतीत होता है, सांस्कृतिक मरुस्थल जैसा प्रतीत होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, साइलेंस ऑफ द साइलेंट मेजॉरिटी, ये जो कि 1983 में आती है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? बोडिलाट है, बोर्दियू है, सिराइट मिल्स है, अल्थ्यूजर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं। इन द शेडो ऑफ द साइलेंट मेजोरिटीज होगा, ठीक है, या साइलेंस ऑफ हिंदी में गलत है। यहाँ पर ये किसका हो जाएगा? ये भी आपकी बोडिलार्ड की पुस्तक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। बोडिलार्ड के अनुसार मास यानी कि आम जनता की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। वे हमेशा क्रांति के लिए तैयार रहते हैं, वे एक ब्लैक होल की तरह है जो मीडिया के सभी अर्थों को अपने अंदर समा कर निष्क्रिय कर देते हैं, या फिर वे बहुत शिक्षित हैं, या केवल मतदान करते हैं। वे आम जनता की विशेषता पूछी जा रही है बोडिलार्ड के अनुसार। ऑप्शन बी, वे एक ब्लैक होल की तरह है जो कि मीडिया के सभी अर्थों को अपने अंदर समा कर निष्क्रिय कर देते हैं। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। अति सूचकांक या सूचना का अति प्रवाह बोडिलार्ड के अनुसार क्या पैदा करता है? अधिक ज्ञान, अर्थ का विनाश, लोकतंत्र में सुधार, सामाजिक शांति। यहाँ पर बताएं सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? अर्थ का विनाश, ठीक है। अर्थ का विनाश, जब सूचना बहुत ज्यादा हो जाती है तो जो उसका अर्थ है वह समाप्त हो जाता है, ये बोडिलार्ड का कहना था। अर्थ का विनाश हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। बोडिलार्ड के इमेजेस के 4 चरणों में पहला चरण कौन सा है? इमेज एक बुनियादी वास्तविकता का प्रतिबिंब है, इमेज वास्तविकता को छुपाती है, इमेज किसी वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, या फिर इमेज ही एकमात्र सत्य है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला पूछा जा रहा है। तो पहला आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इमेज एक बुनियादी वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है, ऑप्शन ए, ठीक है। पहला चरण आपका क्या हो जाएगा? पहले की अगर हम बात करें, इमेज एक बुनियादी वास्तविकता का प्रतिबिंब है, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें तो यह वास्तविकता को बिगाड़ती है। तीसरा, इमेज वास्तविकता की अनुपस्थिति है, ठीक है, अनुपस्थिति को छुपाती है, छुपाती है, ये पूरा सही करें आप हैं। और चौथा यहाँ पर हो जाएगा इमेज का, ठीक है, इसका रियलिटी से, वास्तविकता से, वास्तविकता से किसी भी तरह का, वास्तविकता से किसी भी तरह का या कोई भी लेना देना नहीं होता। तो ये क्या है? 4 चरण है,
ठीक है, 4 चरण है। इमेज एक बुनियादी वास्तविकता का प्रतिबिंब है। यह वास्तविकता को बिगाड़ती है, यह वास्तविकता की जो अनुपस्थिति है उसको छिपाती है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये किसने बताए हैं? बोडिलार्ड ने बताए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बोडिलार्ड के अनुसार चौथा और अंतिम इमेज का चरण क्या प्रदर्शित करता है? सत्य या फिर किसी भी वास्तविकता से कोई संबंध ना होना, भगवान की छवि या फिर वैज्ञानिक चित्र। तो अभी आपको बताया गया है ना, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, किसी भी वास्तविकता से कोई संबंध ना होना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, बोडिलार्ड के उत्तर आधुनिकतावादी विचारों पर किस दार्शनिक के निहिलिज्म शून्यवाद का प्रभाव देखा जा सकता है? नीत्शे है, इमैनुअल कांट है, सुकरात है, जॉन लॉक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नीत्शे, ठीक है, नीत्शे से प्रभावित है बोडिलार्ड। नीत्शे के सत्य के अंत से, ठीक है, सत्य के अंत विचार से प्रभावित थे, जिसे बोडिलार्ड रियलिटी के अंत यानी कि वास्तविकता के अंत के रूप में विकसित करते हैं। पूछा जा सकता है नीत्शे के किस विचार से प्रभावित थे? तो सत्य के अंत के विचार से प्रभावित थे, जिसे बोडिलार्ड वास्तविकता के अंत के रूप में विकसित करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एक्सटेर्जी ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक पूछे जा रहे हैं। बोडिलार्ड हैं, मार्शल मैक्लुहान है, मैनुअल कैसल्स हैं, हेबरमास हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बोडिलार्ड ही हो जाएगा, है ना। ओवर कम्युनिकेशन की इसमें बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। बोडिलार्ड के अनुसार टीवी या स्क्रीन व्यक्ति को किस स्थिति में ले जाती है? सक्रिय भागीदारी, आक्रमणता और सम्मोहन, राजनीतिक क्रांति और आध्यात्मिक चेतना यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? टीवी या स्क्रीन या मीडिया, बोडिलार्ड कहते हैं, यह व्यक्ति को या दर्शक को निष्क्रिय उपभोक्ता बना देती है, जो केवल एक तरीके से स्क्रीन में जो प्रदर्शित हो रहा है, हम कह सकते हैं जो दृश्य आ रहे हैं, वह व्यक्ति केवल उन्हें ही देखता है। तो यह व्यक्ति को क्या कर देता है? एक निष्क्रिय उपभोक्ता बना देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्रो प्रोस्पेक्टिव या फिर उत्तर आधुनिकता में मृत्यु के विषय पर बोडिलार्ड का क्या दृष्टिकोण था? देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है? आधुनिक समाज ने मृत्यु को मुख्य धारा से सामाजिक जीवन से बेदखल कर दिया। ऑप्शन बी, मृत्यु का उत्सव मनाया गया। ऑप्शन सी, मृत्यु समाप्त हो गई। ऑप्शन डी, कोई बदलाव नहीं आया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर आधुनिक समाज ने मृत्यु को मुख्य धारा के सामाजिक जीवन से बेदखल कर दिया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा बोडिलार्ड से संबंधित नहीं है? बताएं। कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन सी है ना, कल्चरल कैपिटल। ये किसका है? बोर्दियो का है। बोर्दियो का है, ठीक है, बोर्दियो का है। अगर हम बोर्दियो की बात करें तो इन्होंने पूंजी के प्रकार कितने बताए थे? पूंजी के प्रकार कितने बताए थे? 4 बताए थे। आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, आर्थिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक पूंजी हो जाएगा, सांस्कृतिक पूंजी, ठीक है, सांस्कृतिक पूंजी हो जाएगा। और एक चौथा जो प्रकार है वो क्या है? प्रतीकात्मक पूंजी का है। प्रतीकात्मक पूंजी का है। तो ये 4 प्रकार इन्होंने बोर्दियो ने बताए थे। और ये वर्ग विश्लेषण के लिए बताए थे, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, वर्ग विश्लेषण के लिए इन्होंने बताए थे।
पूंजी के 4 प्रकार पूछा जा सकता है कि बोर्डियो ने पूंजी के 4 प्रकार किसके लिए बताए थे, किसे स्पष्ट करने के लिए या किसके विश्लेषण के लिए बताएं, या 4 प्रकार देकर पूछ लिया जाएगा किसकी बात बोर्डियो ने की है, किसकी नहीं की है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।